हेलो, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास के बारे में आपको बता दूं तो थोड़ा सा ये आरपीएससी द्वारा लिया गया, आपका आयुर्वेद डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम है। जीके और अंगत तंत्र का था, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के पूछे गए थे। उससे पहले अगर देखो, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा तो मेरा ये जो चैनल है, इस पर आपको आरपीएससी के 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ तो आरएसएसबी बोर्ड के भी 100+ पेपरों का आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर ऑल ओवर अगर मैं चर्चा करता हूँ तो मेरे को 200 पेपरों का सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल पे भी मिलेगा। इसके अलावा जेल प्रेरी के पेपर्स भी हैं। इसके अलावा भी मैंने अतिरिक्त पेपर भी करवाए हैं, वो भी काउंट करो तो ज़्यादा हो जाएंगे। यानी मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छी दिशा में एक मार्गदर्शन के साथ एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और आपको अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो एक वीडियो पूरा देखो। मेरा जो एक वीडियो पीछे का वीडियो कोई से भी देख लो, पीछे का मैंने लास्ट वीडियो बना रखे है, उसमें से देखना आप अच्छे से पूरा वीडियो देखो। वाकई में आपको लगेगा सर बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया है। देखो, अब एग्ज़ाम भी आपके स्टार्ट होने की श्रेणी में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट भी जारी कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आरएसएसबी भी जल्द ही एग्ज़ाम लेने वाला है। इलेक्शन ख़त्म हो गया 3 तारीख, यानी कल आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ वापस अपने एग्ज़ाम के अंदर लग जाओ अच्छे से। अगर आपको जॉब लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहाने मत बनाओ कि पेपर आउट हो गया था, मैं ये नहीं कर पाया, शादी हो गई थी, वो हो गया था। नहीं, बहानों से कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफलता जो मिलती है आपको मेहनत से मिलेगी। इसलिए अपना जो शेड्यूल है, आपका रूटीन है, जो भी टाइम टेबल आपने बना रखा है उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। कोशिश करें कि जितना टाइम टेबल मैंने 10 घंटे का बना रखा वो 10 घंटे ही मैं पढ़ाई में अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकूं। फिर आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है, मैं कहता हूँ 99.99 है। तो अब बढ़ जाते हैं हम अगले पेपर की तरफ। ये मैंने आपको राजस्थान का इतिहास के 15 क्वेश्चन करवा दिए थे, पिछले वीडियो में अच्छे से करवाए थे, देख लेना आप। अब अपन 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16वां क्वेश्चन जिसमें राजस्थान भूगोल है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले अच्छे से क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। भाकर पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर बेसिन, कांठल आपका चंबल बेसिन, और 56 की पहाड़ियाँ जालोर और सिवाना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांठल, ठीक है। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कांठल जो है ये चंबल बेसिन पर उपस्थित नहीं है, यानी माही बेसिन को कांठल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अब देखो, अगर माही बेसिन की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ आपके सामने, तो माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। मैंने भारत की बताया, पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी। पहले आप सभी जानते हो कौन सी है, चंबल है, दूसरी ये है। इसके अन्य नामों की मैं उपनामों की बात कर लूँ तो आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता, वागड़ का गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। माही नदी की अगर मैं उद्गम स्थल की बात कर लूँ तो ये जो निकलती है धार, धार जो जिला है, धार जिला के समीप मिंडा एक ग्राम है, वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अम्माऊ अम्मारू नामक स्थान की महद झील से निकलती है, ठीक है। राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो खांडू गांव बांसवाड़ा से करती है। कहाँ से करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है, ये दक्षिणी अरावली से जयसमंद झील से प्रारंभ होती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों से गुजरात राज्य, फिर राजस्थान राज्य से बहती हुई खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में चली जाती है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल आपको याद रखना। करक रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है भारत की एकमात्र नदी, वो आपकी माही नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना। माही नदी की मैं बात कर लूँ तो देखो, माही नदी आपके उल्टे यू आकार में बहती है, राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में चली जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी मैं कुल लंबाई की बात कर लूँ तो आपको याद रखना 576 किलोमीटर, कितनी है? 576 किलोमीटर आपकी ये नदी बहती है। और इसके साथ ही देखो, इस पर जो निर्मित बांध है ना, उसकी मैं बात करना चाहूँ तो इस पर 3 बांध आपके बने हुए हैं, जिसमें से एक आपका राजस्थान में, 2 गुजरात में। एक तो हो गया आपका माही बजाज सागर बांध,
माही बजाज सागर बांध जो है आपका, ये राजस्थान के लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है और ये बोरावास बांसवाड़ा में स्थित है। कौन से गांव में? बोरावास में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, बोरावास बांसवाड़ा। इसके अलावा एक तो आपका कडाना बांध है, कडाना बांध ये आपका गुजरात में बना हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो वनाक बोरी बांध। कौन सा? वनाक बोरी, ये बांध भी आपका गुजरात के अंदर बना हुआ है। ठीक है, 3 बांध इसमें बना है, जिसमें से एक आपका राजस्थान में है, 2 आपके गुजरात के अंदर। इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो एक सोम नदी है, एक आपकी जाखम नदी है, एक आपकी अनास नदी है, अनाम नदी है, और एक आपकी पनाम है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एराव है जो कि आपके प्रतापगढ़ से निकलती है। बिल्कुल आपको एक मोरैन है, मोरैन जो आपके डूंगरपुर से निकलती है। चाप है कि चाप जो आपकी बांसवाड़ा से निकलती है। तो ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों से आपके सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये सारी सहायक नदी आपको याद रखनी होगी। तो देखो बनास जो माही बेसिन है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन सा नहीं है। तो अगर इसकी मैं बात करना चाहूँ तो देखो, बोराट का पठार आपका अरावली में है, उडिया का पठार भी है, हाड़ौती का पठार नहीं, लसाड़िया का पठार भी है। तो हाड़ौती का पठार का जो संबंध है वो अरावली से नहीं, क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा का पठार कैसा, यानी विद्यन श्रेणी का पठार है। अरावली का पठार बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती के पठार की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ तो ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग। दूसरा, इसे दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। और ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा का पठार का कैसा भाग है? उत्तरी भाग है, आपको याद रखना। इसके औसत ऊंचाई की बात कर लो तो 500 मीटर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। दूसरी में बात कर लूँ तो देखो, अर्धचंद्राकार रूप से पर्वत श्रेणियों का इसमें विस्तार है, जो कि बूंदी और मुकदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यहाँ चंबल नदी और इसकी सहायक नदी जैसे काली सिंध नदी होगी, परवन नदी होगी, पार्वती नदी होगी, उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश जो कि कृषि के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है ना वो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? मध्यम काली मिट्टी, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा। और जैसे अगर इंग्लिश में मैं बात कर लूँ, अमेरिकी वैज्ञानिक ने जो मिट्टियों का वर्गीकरण करा उसके अनुसार जो मिट्टी पाई जाती है वो वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे प्रकार की? वर्टिसोल प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है। और हाड़ौती के पठार का जो अगर मैं देखो उत्पत्ति की बात कर लूँ तो इसका जो निर्माण हुआ वो क्रिटेशियस काल में हुआ। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल के अंदर हुआ, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, मीसोजोइक एरा के अंदर और क्रिटेशियस काल के अंदर लावा निर्मित मैदान है, इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। दक्षिणी पूर्वी पठार में कुल राजस्थान की जनसंख्या का 11% जनसंख्या निवास करती है और कुल क्षेत्रफल का 9.6 है। आपको कितना? 9.6। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो, अगर मैं इसके विस्तार की बात कर लूँ 6.49, अगर मैं इसके विस्तार की बात कर लूँ तो आपको याद रखना इसका जो विस्तार है हाड़ौती के पठार का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और दक्षिणी पूर्वी पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है आपका, एक तो विंध्य का गार भूमि, दूसरा दक्कन का लावा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल साथ में याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं, एक तरफ आपका नदिया, दूसरा आपका उत्पत्ति स्थान दिया हुआ। साबी नदी जो निकलती है आपके सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बैडच नदी जो निकलती है आपकी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी आपकी जो निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और कोठ्यारी नदी जो निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये आपका सुमेलित हो गया। और इसका जो सही आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो, एक तो आपकी साबी नदी है और एक आपकी है सागी नदी। एक तो आपकी साबी नदी होगी, एक आपकी सागी नदी। सागी नदी जो है ना, ये जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है और ये आपकी लूणी की सहायक नदी है। मिलती जुलती है, गलती हो सकती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। साबी नदी जो निकलती है आपके कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी या जयपुर से।
जबकि सागी नदी निकलती है जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, ठीक है। इसी तरह देखो एक है, मैं आपको बताता हूँ, एक है आपकी गंभीर नदी। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। और जबकि एक है आपकी गंभीरी नदी। दोनों अलग अलग नदी है, आपको याद रखना। देखो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ, इसलिए कहता हूँ बेहतर कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़ना। गंभीर नदी ये तो आपके करौली के हिंडौन से निकलती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि गंभीरी नदी जो है ना, ये मध्य प्रदेश से आती है, जावरा मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर निम्बाड़ा से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? निम्बाड़ा से। और गंभीर नदी का संबंध करौली से है, गंभीरी नदी का संबंध मध्य प्रदेश से, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। और देखो अगर मैं नदियों के बारे में थोड़े से फैक्ट और आपको बता दूँ तो राजस्थान की एकमात्र अंतर्राज्यीय जो नदी है कौन सी है? देखो अंतर्राज्यीय नदी की मैं बात कर लूँ तो आपकी चंबल जो है ना, ये अंतर्राज्यीय नदी है। जबकि मैं बात कर लूँ अंतर्राष्ट्रीय नदी की, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी राजस्थान में एक ही है, वही घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी आपकी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो एक बार आपका नदियों से सवाल ये पूछा गया था कि चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 20.90 है। कितना है? 20.90। इसके अलावा लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र आपको पूछ ले तो 10.40। कितना है भाई? 10.40 ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। लूनी नदी जो कि आपके अजमेर से निकलती है, चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान के उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उपाद्र जलवायु जो पाई जाती है वो आपके जयपुर, ठीक है, अजमेर और अलवर, ठीक है, जयपुर, अजमेर और अलवर। अब इसमें भी टुकड़े हो गए, जयपुर ग्रामीण में भी आपकी उपाद्र है, दूदू में भी आपकी उपाद्र है, कोटपुतली बहरोड में भी आपकी उपाद्र हो जाएगी, अजमेर में भी आपकी उपाद्र हो जाएगी, केकड़ी में भी उपाद्र हो जाएगी, ब्यावर में भी उपाद्र हो जाएगी, अलवर के कोटपुतली बहरोड में भी आपकी हो जाएगी और खैरतल तिजारा में भी आपकी उपाद्र जलवायु हो जाएगी, ठीक है। जिले नए जिले बन गए ना, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर देखो मैं जलवायु वर्गीकरण की बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है, राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सबसे पहले आपका शुष्क जलवायु, फिर मैं बात करूँ तो अर्ध शुष्क जलवायु, फिर मैं बात करूँ तो उप आर्द्र जलवायु, फिर मैं बात करूँ तो आर्द्र जलवायु, फिर मैं बात करूँ तो अति आर्द्र जलवायु। इन 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। शुष्क जलवायु जो पाई जाती है वो आपके रेगिस्तान में, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, गंगानगर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में आपकी शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मैं बात कर लूँ अर्ध शुष्क प्रकार के जलवायु, तो ये आपके चूरू, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, ठीक है, नागौर, कुचामन, डीडवाना, पाली, जालोर, यहाँ पर आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ उपाद्र जलवायु। उपाद्र जो जलवायु पाई जाती है आपके जयपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर के पूर्वी भाग यानी टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही का उत्तरी भाग भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर आपकी उपाद्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और मैं आर्द्र जलवायु की बात कर लूँ तो आर्द्र जलवायु आपकी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु जो पाई जाती है आपके एक तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और दक्षिणी पूर्वी टोंक और उत्तरी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अति आर्द्र की बात कर लूँ तो आपका कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग और माउंट आबू के समीपवर्ती जो भाग है आपका सिरोही वाला जो माउंट आबू वाला पार्ट है ना, वहाँ पर भी आपकी अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट बिल्कुल याद रखने होंगे। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो कहाँ रहती है, तो उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल अगर मैं बात करना चाहूँगा तो ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ठीक है, कोटा इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो रहती है आपकी कहाँ रहती है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो आपकी रहती है कहाँ पर? कोटा में। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो रहती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो रहती है वो रहती है आपकी कहाँ पर? डूंगरपुर में। कहाँ रहती है भाई? डूंगरपुर के अंदर रहती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ
राजस्थान की जनसंख्या के बारे में की। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अगर आपको क्रम पूछ ले जाए, एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता, या तो कहेगा आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछ ले जाओ तो सबसे पहला आपका जयपुर, फिर आपका जोधपुर, फिर आपका अलवर और फिर आपका नागौर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अवरोही क्रम बता रहा हूँ मैं क्योंकि जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर आपकी जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की। अगर यही क्रम आपसे वो पूछ लिया जाएगा आरोही क्रम में सेट करना है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले दे देते। सबसे कम जनसंख्या जो है जैसलमेर की है, उसके बाद आपके प्रतापगढ़, उसके बाद आपका सिरोही, उसके बाद आपका बूंदी। तो ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ ही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि वो भी आपका जनसंख्या रिलेटेड ही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का बाल लिंगानुपात कितना है? और बाल लिंगानुपात की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल लिंगानुपात, ग्रामीण बाल लिंगानुपात तो है आपका 892 है, जबकि शहरी लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 874 है। कितना है? 874 है। अब देखो सवाल कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। सवाल एग्जामिनर कैसे बनाएगा, सवाल यूँ पूछेगा कि राजस्थान के शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात में कितना अंतर है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, अगर आपको याद होगा ना तभी आपका सवाल का उत्तर निकलेगा। आपको पता है कि भाई शहरी लिंगानुपात 874 है, ग्रामीण लिंगानुपात 892, फिर घटा के निकाल दो, 8 1 कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। तो बिल्कुल देखो सीईटी के अंदर ऐसा सवाल भी आपका बना था, तो बिल्कुल आपके सवाल ऐसा बन सकता है। तो इसलिए ये भी इस तरह का सवाल भी आप ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखें। अगर अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आरएस वगैरह, बड़ा एसआई वगैरह जो बड़ा कंपटीशन होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा टफ बनाना चाहेगा तो अंतर भी पूछ लेता। तो इस टाइप के सवाल भी एक बार आप ज़रूर हल करें। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान का जो ऑल ओवर लिंगानुपात है वो 888 888। ठीक है, शहरी ग्रामीण मैंने बता दिया। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात कर लूँ तो आपका बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। कितना है? 934। जबकि 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे कम लिंगानुपात जो है वो झुंझुनू का है। किसका है? झुंझुनू का। सबसे कम झुंझुनू का है 837, और सर्वाधिक मैंने बता दिया बांसवाड़ा का 934। ठीक है, तो साथ में ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भेड़ों की खैरी नस्ल पाई जाती है, तो भेड़ों की जो खैरी नस्ल पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, पाली और नागौर के आसपास के क्षेत्र के अंदर आपकी खैरी भेड़ पाई जाती है। अब देखो मैं देश के कुल पशुधन की बात कर लूँ तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कितना है? 10.60%। ठीक है, लगभग में 10.58 भी कह देते हैं, 10.60 भी कह देते हैं, तो 10.60 आप याद रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका राजस्थान जो है ना, बकरी के मामले में, ऊँट के मामले में, गधों के मामले में देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, देश में प्रथम स्थान पे है, आपको बिल्कुल याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और देखो जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो देश की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, आपको मैं बता देता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए सवाल एग्जाम में बन सकता है। देश की प्रथम पशु जनगणना हुई थी 1919 से 1920 के मध्य। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना आपकी 1951 में हुई थी। ठीक है, और राजस्थान पशु गणना का कार्य कौन करता है? तो पशुपालन विभाग और राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान की प्रथम पशु गणना जो हुई थी, मैं बात करूँ वर्तमान राजस्थान की, तो 1961 के अंदर हुई थी। जबकि प्रथम ग्रामवार पशु गणना जो हुई थी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राम वाइज जो जनगणना हुई थी पहली बार कब हुई थी? 1977 में हुई थी। प्रथम गांव वाइज जो आपकी जो जनसंख्या हुई थी 1977 में हुई थी, और प्रथम नस्लवार जो जनसंख्या हुई थी जनगणना वो 2007 में हुई थी। अब देखो मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए कि वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था आपको 1947 में। 1951 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना थी, लेकिन राजस्थान का एकीकरण 1956 में हुआ था। ठीक है, तो 1956 के बाद जो पहली जनगणना हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, और गांव वाइज प्रथम पशु गणना हुई थी 1977 में, और नस्लवार प्रथम पशु गणना जो हुई थी 2007 के अंदर आपकी हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना आपको, एक तरफ झील है एक तरफ जिला। सिलीसेड झील आपकी अलवर में पड़ती है, जिसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। बंद बारठा बांध जो आपका है भरतपुर के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना।
और तालाब शाही आपका धौलपुर के अंदर पड़ता है, गेप सागर आपका डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गेप सागर आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 2-3-2, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना। 3 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो मैं आपको बिल्कुल सही अवरोही क्रम बता देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो था वो किसका था, तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी बांसवाड़ा की। किसकी रही थी? बांसवाड़ा की आपकी रही थी। ठीक है, कितनी रही थी? 32.5। सॉरी, बांसवाड़ा नहीं, मेरे दिमाग से बाड़मेर था, बांसवाड़ा निकल गया। बिल्कुल सही कर लेना आप। बाड़मेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा नहीं, बाड़मेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उसके बाद सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है 31.8%। उसके बाद है आपका जोधपुर 27.7। अब ये क्रम देख लो आप, ये मैंने आपको जो क्रम बताई है अवरोही क्रम है। सबसे पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर की आपकी 32.5, जैसलमेर की 31.8, जोधपुर की आपकी 27.7 है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी अगर मैं जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूँ तो ऑल ओवर राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही थी? तो 21.3% थी। कितनी थी? 21.3%। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो आपको याद रखना 19%। इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में बन सकता है। ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 19% है, जबकि शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर आपका 29% है। ग्रामीण मैंने 19% बताया और शहरी मैंने 29% बताया और ऑल ओवर मैंने 21.3% आपको बताया है। साथ के साथ आपको ये आंकड़े भी बिल्कुल याद रखना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सीधे ही एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। जब तक नई जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको पुरानी ही जनगणना रिपोर्ट पूछी जाएगी। बिल्कुल वही आंकड़े याद करने और वही ज़िले, नए ज़िले भी ऐड नहीं करने, वही पुराने ज़िले याद रखने, क्योंकि नई जनगणना आएगी तब पता पड़ेगा कि नए ज़िले में कितना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ पशु गणना 2019 के अनुसार, तो राजस्थान में कुल पशु गणना कितनी थी? तो 56.8 मिलियन, यानी 5.68 करोड़। ठीक है, ये आपकी पशु गणना रिपोर्ट है 2019 वाली। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ 2012 वाली जो पशु गणना रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर राजस्थान की जो जनसंख्या थी पशुओं की कितनी थी? तो आपको याद रखना 5.77 करोड़, यानी 57.7 मिलियन भी कहा जा सकता है मिलियन में, और करोड़ में कहो तो 5.77 करोड़। ठीक है, अब देखो एक इम्पोर्टेंट, वर्तमान में राजस्थान की जो 2019 में जो पशु गणना रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? तो आपको याद रखना 20वीं रिपोर्ट है। 20वीं पशुधन रिपोर्ट जो है वर्तमान में आपकी चल रही है। ठीक है, और पशु गणना रिपोर्ट मैंने बताया था हर 5 साल में होती है, जबकि वन रिपोर्ट हर 2 साल में नहीं आती, और पशुधन रिपोर्ट जो आती है हर 5 साल में आती है। अब देखो मैं बात कर लूँ 19वीं और 20वीं पशु रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कितना अंतर है? तो देखो 19वीं से 20वीं के अंदर एक मेजर जो अंतर आया कि जनसंख्या, पशुओं की जो जनगणना है, जनसंख्या घट गई है। कितने प्रतिशत घटी है? तो आपको याद रखना 1.66% कमी आई। ठीक है, कुल पशुओं की संख्या में कितनी कमी आई? तो 1.66% की कमी आई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देश में पशुधन में जो सर्वाधिक कमी आई है ना, वो केवल राजस्थान के अंदर ही आई है, आपको याद रखना। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि देश में सर्वाधिक जो पशुधन है यूपी के अंदर है, यूपी के बाद दूसरा नंबर आपका राजस्थान का है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका राजस्थान का। मैं बात कर लूँ तो देश के कुल ऊँटों का राजस्थान के अंदर कुल कितने ऊँट पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना 84%। देश की कुल बकरियों का 14% राजस्थान में है, बिल्कुल आपको याद रखना। देश की कुल भैंसों का 12% आपका राजस्थान में भैंसें पाई जाती है, और देश की कुल भेड़ों का 10.64% भेड़ें आपके राजस्थान में पाई जाती है, और कुल गायों का 7.24% आपके राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। और राजस्थान देखो दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ये नए आंकड़े हैं, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। ठीक है, दूध उत्पादन में 13.32% है, जबकि ऊन उत्पादन में 37.44% योगदान है, जो कि प्रथम स्थान पर है। और राज्य में देखो मैं आपको बता रहा हूँ कुल कुक्कुट उत्पादन कितना होता है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये भी सवाल आरपीसी द्वारा पूछा गया। कुल कुक्कुट है आपके 146.23 लाख
पोल्ट्री जो है आपके राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। अब देखो कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सीधे एग्जाम्स में बनेंगे, किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। देखो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन अगर आपको पूछ लिया जाए कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन का अवरोही क्रम जमाइए। तो सबसे पहला आएगा आपका बकरी, बकरी के बाद आएगा आपका गाय, गाय के बाद आएगा आपका भैंस, ठीक है, भैंस के बाद आएगा आपका भेड़, ठीक है। ये कौन सा क्रम मैंने आपको सेट करके दिया, तो ये सर्वाधिक पशुधन का अवरोही क्रम मैंने जमाया है। जबकि अगर मैं बात कर लूँ संख्या के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि का क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आपका भैंस आएगा और दूसरे नंबर पर आपका गाय आएगा। अगर सवाल यूँ पूछे कि संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी की बात कर ले तो देखो सबसे ज़्यादा कमी की मैं बात करूँ तो एक नंबर पर आपका भेड़ आएगा। आपके दिमाग में प्रतिशत गधा चल रहा होगा लेकिन उसके बारे में बताने वाला हूँ, पहले अच्छे से सुनना। भेड़, दूसरे नंबर पर आपका बकरी, तीसरे नंबर पर आपका ऊँट, चौथे नंबर पर आपका सूअर है। अब मैं बात कर लेता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार सबसे ज़्यादा कमी तो गधों में हुई सर, भेड़ बता रहे, वो प्रतिशत के आधार पर बताने वाला हूँ। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गधों के अंदर हुई है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 71.31%। उसके बाद दूसरा खच्चरों में सबसे ज़्यादा कमी 60.33%। उसके बाद कर लो तो सूरों में जो हुई 34.87% कमी आई। और ऊँटों की बात कर लो तो 34.69% की कमी आई है। ये क्रम भी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। और राजस्थान का जो पशु घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166 है भाई। कितना है? 166। ये आंकड़ा भी आप बिल्कुल साथ में याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन सवाना तुल्य के बारे में थोड़ा सा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? AW प्रकार की जलवायु। कौन सी जलवायु? AW प्रकार की जलवायु को सवाना तुल्य वनस्पति कहा जाता है। अब देखो ये जो है ना आपको कोपेन का वर्गीकरण समझाया गया। अगर कोपेन के वर्गीकरण की अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा तो देखो आज मैं कोपेन का वर्गीकरण आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। देखो कोपेन का जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। और इन्होंने जलवायु का जो वर्गीकरण का जो आधार दिया है, एक तो वनस्पति ली है, वनस्पति, और दूसरा जो आपका आधार लिया वर्षा भी लिया है, और तीसरा तापमान भी लिया, ठीक है। तीनों चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण, लेकिन सर्वाधिक वनस्पति के आधार पर माना गया, ठीक है, ठीक है। तो तीन बातों पर। और देखो इन्होंने कुछ शब्द लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो एक तो लिया ए यानी आपका उष्ण होता है, बी यानी आपका वर्षा होता है। BW की बात कर लूँ तो शुष्क मरु जलवायु, और जबकि BS अगर आता है तो BS यानी अर्ध शुष्क जलवायु। C जो आता है आपका उपोष्ण जलवायु, और D आपका आता है जो हिमतुल्य जलवायु है, और E आपका ध्रुवीय जलवायु। लेकिन E और D दोनों ही राजस्थान में आपके बिल्कुल जलवायु नहीं पाई जाती हैं। और राजस्थान का जो जलवायु है अब मैं बता देता हूँ आपको। कोपेन के अनुसार जो राजस्थान का जलवायु का जो वर्गीकरण है, देखो ये आपका राजस्थान है, ये आपकी अरावली है, ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, ये आपका शुष्क प्रदेश हो गया, शुष्क मरु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, ये आपका हाड़ौती का पठार हो गया, ये आपका दक्षिणी राजस्थान हो गया, ठीक है। देखो अर्ध शुष्क रेतीले मरुस्थल के अंदर जो कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है वो BWHW पाई जाती है। कौन सी? BWHW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो आपके जो शुष्क मरुस्थल में जो जिला आते हैं वह कैसी जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार BWHW। जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश में जो राजस्थान के जिले हैं उनमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और आपके हाड़ौती के पठार की मैं बात कर लूँ तो देखो थोड़ा बहुत कोटा, बारा, झालावाड़ पूरा है, नीचे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और इसके अलावा सिरोही या AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? AW प्रकार की, ठीक है। और फिर बच गया आपका पूर्वी मैदान, और जितने भी जिले बच गए वह आपकी जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार CWG किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कोपेन का जो वर्गीकरण है आपको बता दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल पहले तो मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का अपन पोस्टमार्टम करते हैं, चीरा फाड़ा कर देते हैं, वैसा मारवाड़ी में कहते हैं ना, चीरा फाड़ा तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे। देखो ये मेरा जो चैनल है ना, छोटा सा चैनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप जो लोग जुड़ रखे हो अच्छे से, अगर कह रहा हूँ ना जुड़े हुए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो वाकई में मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर मेरे से जो बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारा ये कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब लोग ऐप्स वगैरह पे बेचते हैं, मैंने ये सारा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवा रखा। इसलिए बस आप लोगों से यही आपका एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को देखो शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। आपके शेयर करने से क्या होगा, 2 लोग और देखेंगे, हो सकता है शायद उनकी जॉब लग जाए। तो इसलिए देखो ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ चैनल को शेयर भी करें, और आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सारी मेहनत जो करता हूँ मैं आपके लिए करता हूँ, मेरे को एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, ये सब आपकी मेहनत के लिए किया जाता है। इसलिए बस आपका यही बनता है कि भाई एक सब्सक्रिप्शन सर को दे दिया जाए। तो 27वें क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने बता दिया उत्तर। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो तो सीधे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता दर पूछ ले तो 66.1% है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। पुरुष साक्षरता की अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता आपकी 79.2 है, जबकि महिला साक्षरता की बात कर लो तो 52.1% है। कितनी है? 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की अगर मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है। कौन सा जिला है? कोटा। कोटा की कितनी है? 76.6%। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है। कौन सा है? जालोर। जालोर का जो है आपका 54.9% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला कोटा और न्यूनतम साक्षरता वाला मैंने आपको बता दिया कौन सा आपका जालोर है, ठीक है। अब देखो पुरुष साक्षरता की अगर बात हुई तो मैं पुरुष साक्षरता पे ही चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 4 जिले में बता रहा हूँ, जैसा कि आपका सवाल भी इसी पे पूछा गया था। सबसे पहले आपका जाए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की कुल साक्षरता है 69.5। पुरुष साक्षरता की बात कर रहा हूँ और न्यूनतम 5 जिले बता रहा हूँ। फिर बांसवाड़ा की बात कर लो तो बांसवाड़ा का भी सेम है 69.5%। फिर आपका सिरोही आता है, सिरोही का है आपका 70%। फिर बात कर लो जालोर आता है, जालोर का आपका 70.7%, ठीक है, 70.7%, ठीक है। ये न्यूनतम 4 जिले बताए पुरुष साक्षरता वाले। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अधिकतम पुरुष साक्षरता वाले 4 जिले। सबसे पहला आपका झुंझुनू आ जाता है। झुंझुनू की जो साक्षरता दर 86.9% है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपके झुंझुनू की है, जबकि महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा की। उसके बाद पुरुष साक्षरता में दूसरा नंबर आता है आपका कोटा का 86.3%, ठीक है। फिर आता आपका जयपुर का कितना? 86.1%। और फिर आता आपका सीकर का 85.1%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो भरतपुर, इसके बाद इसके नीचे का जो आता है वो आता आपका भरतपुर की 84.1%। तो भरतपुर, सीकर, जयपुर को आसानी से याद रख सकते हो। भरतपुर 84.1, सीकर 85.1, जयपुर 86.1 और कोटा झुंझुनू दोनों 86 के ऊपर। आपका एक तो 86.3 है, एक 86.9 है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है। कौन सा है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब देखो अगर बालू का स्तूप के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा तो बालू का स्तूप होता क्या है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। देखो बालू का स्तूप क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बालू का स्तूप जो होता है इसे इंग्लिश के अंदर जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, सैंड ड्यून कहा जाता है। यही देखो, यही सवाल अभी हाल ही के अंदर आरएसएसबी बोर्ड ने सीधा ही दे दिया था, सैंड ड्यून। और बच्चे क्या इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाए थे, इसीलिए गलत हो गया था। तो इसलिए आपको याद रखना बालू का स्तूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन इंग्लिश सैंड ड्यून, ठीक है। अब देखो बालू का स्तूप की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालू का स्तूप होता क्या, समझे तो सही आप, क्योंकि अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो सीधे ही बालू का स्तूप ये यहाँ पाया जाता है, ये वहाँ पाया जाता है, लेकिन होता क्या? देखो मैं बताता हूँ। जब हवा चलती है ना, हवा, मान लो ये आपकी मिट्टी है, हवा चलती है तो मिट्टी के द्वारा जो जमाव हो जाता है, वो जमाव के कारण जैसे जो संरचना बन जाती है आपकी ऐसी संरचना, ठीक है,
तारानुमा संरचना, ठीक है। जो संरचना आपकी बनती है उसे बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। हवा के द्वारा मिट्टी के जमाव के कारण जो संरचना आपकी बनती है उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल नोट करना, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं। मैंने दो बातें आपसे बताई है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, और न्यूनतम और सभी प्रकार के, न्यूनतम नहीं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। अब देखो, राजस्थान में सबसे खतरनाक जो बालू का स्तूप आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना बरखान है। कौन सा है? बरखान। सबसे गतिशील भी, ये गतिशील भी होता है, ये अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। और ये चंद्राकार आकृति बनाता है, कैसे? ऐसे ऐसे आकृति बनाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, ये बरखान बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं अक्सर कहाँ पाए जाते थे? बरखान बालू को सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, चूरू के भालेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बीकानेर में भी पाए जाते हैं। और ये बालू के स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, इसी कारण बरखान बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। एक आपका पैराबोलिक बालू का स्तूप आपसे पूछा गया था। पैराबोलिक बालू का स्तूप की मैं बात कर लूँ तो देखो, पैराबोलिक बालू का स्तूप को परवलिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये बरखान के विपरीत महिलाओं के बालों की हेयर पिन जैसे बनाते हैं, ऐसे हेयर पिन बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बरखान तो आपका यू बनता है, ये इसके विपरीत बनता है, ठीक है। तो हेयर पिन जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर हो गया आपका, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों के अंदर मिलते हैं। सारे मरुस्थलीय जिलों के अंदर आपको पैराबोलिक बालू का स्तूप प्राप्त होते हैं, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ, देखो बालू का स्तूपों का विस्तार अगर पूछ ले जाओ आपको सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा था आपका जैसलमेर में, दूसरा आपका बीकानेर में। पहले मैंने आपको क्या बताया था? सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विस्तार अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर, दूसरा आपका बीकानेर हो जाएगा। दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? आपका बीकानेर हो जाएगा। अब देखो, मैं और बताता हूँ आपको, राजस्थान में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को उदाहरण, तो एक तो आपका हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था समकोण पे बनने वाले बालू का स्तूप का उदाहरण एक तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। जबकि समकोण पर बालू का स्तूप का जो उदाहरण एक तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, एक आपका सीफ बालू का स्तूप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा जो पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी की मैं बात कर लूँ या लाल लोमी मिट्टी की मैं बात कर लूँ, तो लाल लोमी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम के लवणों की तो कमी होती है और लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी के रंग लाल होने के कारण इसके कण बहुत बारीक होते हैं। पानी ज़्यादा समय तक रहने के कारण मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और रासायनिक खाद देने से, पर्याप्त सिंचाई करने से, जिसमें कपास, गेहूँ, जौ, चना की खेती भी अच्छी होती है। और मुख्य रूप से मक्का, लाल खेती में मुख्य रूप से मक्का बहुत अच्छा आपका होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में 14 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जिसमें से कुछ मिट्टियाँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में बताऊंगा मैं। रेवरीना मृदा गंगानगर, साइरोजेक्स मृदा गंगानगर, जिप्सीफेरम आपका बीकानेर, नवीन भूरी मृदा आपका भीलवाड़ा अजमेर, पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा। ये सवाल पूछा गया, पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और कोटा में। और लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और कैल्सी ब्राउन मृदा, ये भी सवाल पूछा गया, बीकानेर और जैसलमेर में। कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर और जैसलमेर में। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से लिखना आप अपने नोट्स में। रेवरीना मृदा गंगानगर, साइरोजेक्स गंगानगर, जिप्सीफेरम बीकानेर, नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा अजमेर, पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा, कैल्सी ब्राउन मृदा बीकानेर और जैसलमेर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र जो पाए जाते हैं वो आपके बिल्कुल पाए जाते हैं कोटा सवाई माधोपुर के अंदर आपके खेर पाए जाते हैं। खेर समझ गए ना, जिससे कत्था प्राप्त किया जाता है आपका, ठीक है। और इसके वानस्पतिक नाम की मैं बात कर लूँ तो अकेसिया कटेचू, क्या नाम है? अकेसिया कटेचू इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। और खेर के पेड़ से कत्था बनाने के लिए दक्ष कथोड़ी जनजाति उदयपुर और झालावाड़ में बसी हुई है आपकी, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो वृक्ष मिल जाते हैं आपको कहाँ कहाँ मिल जाते हैं? उदयपुर, कोटा, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के अंदर आपके ये वृक्ष मिलते हैं। और खेर के वृक्ष के जो तने की जो छाल होती है ना, उसके टुकड़ों को उबालकर फिर आपका कत्था बनाया जाता है। कत्था जानते हो ना, कभी आपने अगर पान खाया तो उसमें लाल लाल जो है ना, वो दुकान वाला लाल लाल लगाता है पत्ते के ऊपर, उसे कत्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कत्था आपका कहा जाता है। तो बस आज की क्लास इतनी, 30 क्वेश्चन ही थे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों का धन्यवाद।